नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस भारत की विकास यात्रा। भारत अपनी स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे कर चुका है। जाहिर सी बात है, भारत के इस विकास की यात्रा में कई उपलब्धियां हैं, कई तमगे हैं, कई रिकॉर्ड्स हैं। आज हम चर्चा करेंगे उन मुद्दों की जिसने भारत की इस विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि 15 अगस्त की तारीख सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि ये तारीख हमें याद दिलाती है उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की, त्याग की, जिनके चलते भारत को स्वतंत्रता मिली। हमें ये तारीख याद दिलाती है उन सैनिकों की, उन जवानों की, जिनके चलते हमारे देश की एकता, अखंडता मजबूत हुई है। इसलिए इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस की, भारत की विकास यात्रा की। मेरे साथ एक खास पैनल यहाँ मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल रक्षा मामलों के विशेषज्ञ वी के चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे सांसद दिलीप सेकिया जी से। सेकिया जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ हैं महिला शक्ति सांसद संध्या राय जी। संध्या राय जी, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे जो फिक्की की लॉजिस्टिक समिति है उसके एडवाइज़र, आर्थिक मामलों के जानकार सचिन भानुशाली जी से। सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर सी बात है, बात हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की है और देश ने संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन 78 सालों में देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। किस तरह से देश का लोकतंत्र बढ़ा है। दिलीप सेकिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि जब हम बात स्वतंत्रता दिवस की करते हैं, जाहिर सी बात है भारत के विकास की बात होती है। जो हमारी यात्रा है उसके क्या संदेश हैं, क्या मायने हैं? चर्चा का शुरुआत में मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उन वीरों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपना वर्तमान नौसवार किया है। और देश के सभी नागरिकों को भी मैं 79th इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर मैं ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। देखिए, आज की चर्चा में शुरुआत में मैं एक सुख का अनुभूति और दुख का अनुभूति दोनों से शुरू करना चाहता हूँ जी। सुख का अनुभूति ऐसा है, हमने कई साल अंग्रेजों से हमने लड़ाई किया और हमने 1947 में आज़ादी पाई, लेकिन एक भारत के नाते नहीं मिला आज़ादी। भारत को खंडित किया गया, भारत दो भाग में बंटवारा किया गया भारत को जी। एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान। तो ये दुख हमेशा हमको सताते रहता है। एक भारत को ब्रिटिश ने छल चातुरी से दो भारत कर दिया, ये दुखानुभूति है। और सुखानुभूति हमारा ऐसा है, इस 78 जो हमारे वर्ष रहा है, जो आज़ादी का जो हमने 78 ईयर्स हमने कंप्लीट किया, भारत ने नया एक भारत बनाने में जो हमारे आज के 140 करोड़ भारतीय का जो सपना है जी, उस सपने को साकार करने में हर भारतीयों ने कोशिश किया है। अब पंडित नेहरू से लेकर के वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, पंडित नेहरू जी ने रशियन मॉडल पंचशील नीति को अपनाया, देश को विकसित, देश को भारत आगे बढ़ाने के लिए। वहाँ से जब शुरू होता है, लेकिन भारत का जो एक हिस्टोरिक सक्सेस स्टोरी है, वो हिस्टोरिक सक्सेस स्टोरी में कुछ प्रधानमंत्रियों का विशेष योगदान रहा है। सभी का योगदान है, लेकिन विशेष योगदान सभी का रहा है। इसमें हमको नाम लेना पड़ेगा, विशेष करके हमारे आदरणीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं स्मरण करना चाहता हूँ। मैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उनके जो फ्यूचरिस्टिक भविष्यदर्शी निर्णायक नेतृत्व है, उनको मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो इस कालखंड में भारत ने जो भी खोया था, हमने कुछ खोया था आज़ादी के पहले, उस खोया हुआ भारत को हमने नया भारत के रूप में आज देखने का सौभाग्य हुआ है जी। भारत ऐसा कभी नहीं था, दुर्बल देश भारत कभी नहीं था। हमेशा भारत विश्व में
एक ऐसा शक्तिधर राष्ट्र था, अपना संस्कृति, अपना जो अलग अलग जो हमारे परंपराएं हैं, हमारे जो सभ्यता है, हमारे जो आर्थिक गति थी, सभी में भारत आगे था। सोने का सीरिया भारत को कहा जाता था। लेकिन कुछ कालखंड ऐसे आया भारत में जो भारत का आर्थिक स्थिति भी पीछे हो गया। अलग अलग क्षेत्र में भारत में जो हमारे सिविलाइजेशन है, भारत का सिविलाइजेशन, उसके ऊपर हमला हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो 78 साल है हमारा, इसको हम प्राप्ति के अचीवमेंट का साल बताएंगे। और इस समय में भारत ने अभी जो विश्व में अगर शुरुआत करते हैं, भारत आज कृषि क्षेत्र में जो हमारे प्रधान एक कृषि क्षेत्र, उपार्जन का क्षेत्र था, 70% जो आबादी है देश का कृषि, कृषक, अनर्हता कृषक के माध्यम से थे और है भी। इसीलिए कृषि क्षेत्र से लेकर के स्पेस साइंस तक भारत ने इस 78 साल में प्रगति का नया एक रिकॉर्ड बनाने का सफल हुआ है। और इसके लिए मैं देश के जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। देश के कृषक, देश के विज्ञान क्षेत्र में जुड़े हुए वैज्ञानिक, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज भारत विश्व के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और आज भारत ने चंद्रयान 3 आज साउथ पोल में वहाँ पर सफलतापूर्वक उत्क्षेपण करते हुए भारत ने विश्व में अपना ऐतिहासिक अपना जो यात्रा उसका एक रिकॉर्ड। दिलीप जी, हम भारत की जो विकास यात्रा है वो इतनी उपलब्धियों से भरी हुई है, इतने रिकॉर्ड उसमें स्थापित हुए हैं, उन सब मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि भारत की विकास यात्रा अद्भुत है। देश का संसदीय लोकतंत्र मजबूत हुआ है। लेकिन जो बात आपने कही कि जब 15 अगस्त आती है तो उससे एक दिन पहले 14 अगस्त का दिन हमारे लिए दर्द भी लेकर आता है। इसलिए हम विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त का दिन मनाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा वीके चतुर्वेदी साहब कि जब स्वतंत्रता आती है तो हमारे लिए उल्लास भी लाती है, लेकिन एक दिन पहले दर्द भी लेकर आती है, जिसे देश हर साल याद करता है विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में। आप कैसे देखते हैं हमारी स्वतंत्रता दिवस की जो 78 वर्षों की ये यात्रा रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, आपने सही कहा विभाजन की विभीषिका के बारे में, और मैं माननीय दिलीप जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये हमारा जो विभाजन हुआ वो हमको सदैव दुख देता है। लेकिन भारत की स्वतंत्रता काफ़ी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे भारतीय सैनिक हैं और असंख्य हमारे जो नेता हैं, भारत की जन जन ने बहुत कुर्बानी दी है और उन सब को मैं नमन करता हूं। और अपने फौजी वीरों को जिन्होंने भारत की संप्रभुता को और अखंडता को कायम रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको भी नमन करता हूं। भारत की ये जो सशस्त्र सेनाओं की जो गाथा है, ये एक हम सबको एक गर्व और गौरव सम्मान के एक बहुत ऊंचे पायदान पे ले जाती है। आप 1947 से ले लीजिए, जब JNK का में हमारी सेनाएं लड़ रही थीं, और इमीडिएटली स्वतंत्रता के बाद जब कबायली और एक्चुअल में कुछ पाकिस्तानी फ़ौज भी थी, ये लोग जब आए हैं तब से लेकर, और कुछ गलतियां ज़रूर हमारे से हुई हैं, एक दो मैं मेंशन कर सकता हूं। एक तो मैं समझता हूं कि जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत के भविष्य के बारे में विचार करने लगे और नेतृत्व करने लगे, तब उस वक्त वाइस एडमिरल जो वाइसरॉय एडमिरल लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं था। काफ़ी गलती, सबसे बड़ी वो श्री राजगोपालाचारी अगर 20 महीने के और 22 महीने के बाद बन सकते थे तो वो 15 अगस्त 1947 को भी बन सकते थे। दूसरा, हमारी जो आप बहुत सी जनता को नहीं मालूम, भारत की जनता को, कि जब हम लोग कश्मीर में लड़ रहे थे, हमारे आर्मी चीफ उस वक्त एक ब्रिटिश जनरल था, सर रॉबर्ट लुखार्ड। पाकिस्तान का भी आपको हैरानियत होगी कि वो भी चीफ, जो आर्मी चीफ था, वो भी एक ब्रिटिश जनरल था, और दोनों ऑकिनलेक को इंग्लैंड में रिपोर्ट करते थे। तो ये किस तरह का वो युद्ध था, और तभी हमसे ये गलतियां हुई कि जब हम लोग बिल्कुल आज का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेने के बिल्कुल कगार पे थे, तब सीज़ फायर घोषित कर दिया गया। उसके बाद
जो एक विश्वास, सशस्त्र सेनाएं विश्वास पे लड़ती हैं और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, ट्रस्ट। और वो चीज़ की थोड़ी सी कमी रही शुरू में क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि एक शांतिप्रिय देश है भारत, और इसलिए हमने अपनी सशस्त्र सेनाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसका रिजल्ट 1962 में एक एम्बेरसमेंट, जो हमारी आर्म फोर्सेस का अकेला एक एम्बेरसमेंट है, वो हुआ। लेकिन तब भी 62 की लड़ाई में भी अगर आप देखें तो जो पर्सनल ब्रेवरी हमारे वीरों की, हमारे भारतीयों की जो साहस और त्याग, तपस्या और बलिदान की जो कहानी है वो अद्वितीय है। रेजांगला के आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब उनको 120 जवान थे 13 कुमाऊँ चार्ली कंपनी के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में, उनके पास नवंबर का महीना, 17,000 फुट की ऊंचाई, ठंड -15-20 डिग्री टेम्परेचर, ये स्नो बूट्स भी नहीं थे, लड़ने के लिए 303 राइफल थी। उसके बावजूद 2,500 चाइनीज़ जब उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, इनको कहा गया कि ये वापस आ जाएं किसी दूसरी अच्छी मजबूत जगह पर। और ये भारत के भी, हमारे रेवाड़ी के पास के ये जवान थे मोस्टली, और मेजर शैतान सिंह जोधपुर के। इन्होंने जब आपस में मिल के बात की है तो आपको गर्व होगा हमारे भारतीयों पे। इन्होंने कहा कि जब तक ये भारत की भूमि है और जब तक हमारी नसों में खून बह रहा है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 113 सैनिक वहाँ पे पूर्व सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने। 7 जो थे वो इतने घायल थे कि वो बेहोश थे, उन्हें मालूम भी नहीं था। तो ऐसा वीरता का जो प्रदर्शन भारत की सेना ने हमेशा दिया है, भारत के जन जन ने दिया है, ये उसमें कोई कमी नहीं रही। इवन इन 62, 65 में हमने खूब अच्छी विजय प्राप्त की। 71 ये तो हमारे लिए सबसे गौरव का वर्ष है। पहली बार विश्व में मिलिट्री हिस्ट्री में किसी देश ने मिलिट्री एक्शन से एक देश को क्रिएट किया। ऐसी मिसाल कहीं, ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर आप आगे आइए, कारगिल में हमारे परमवीर विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार और यादवेंद्र यादव, ये सब। और अभी देखिए सिंदूर में एक नया डायनेमिक्स लड़ाई की, जिसमें तकनीक, टेक्नोलॉजी, फायर पावर और एयर डिफेंस का एक अद्भुत नमूना हमने उदाहरण पूरे विश्व को दिया है। ये सब हुआ है। एक और चीज़ है कि पूरे आप नेबरहुड में देख लीजिए, भारत के चारों तरफ हर जगह मिलिट्री रूल किसी ना किसी फॉर्म में रहा। एक भारत स्टैंड्स टॉल पूरे विश्व नेबरहुड में, जो ने प्रजातंत्र को, हमने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, हमारी आर्म फोर्सेस ने पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कि जनता की चुनी हुई सरकार को हमेशा स्वीकार किया है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है पिछले 10-12 सालों में, आप आर्म फोर्सेस का बालाकोट में देख लीजिए, हमारे एक ऐसा नेतृत्व था भारत में जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता था राष्ट्र हित में, और वही उन्होंने, उनको पूरे एयरफोर्स पे, आर्म फोर्सेस पे पूरा विश्वास था। और देखिए 20 एयरक्राफ्ट 70 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान में बर्बाद कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। सिंदूर में देखिए, हम पूरे LC और IB कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया, जहाँ आतंकवादी थे वहाँ हम लोग गए और उनको, नॉट टेररिस्ट कैंप को, आतंकवादियों के शिविरों को जहाँ से वो ट्रेनिंग करते थे, नेतृत्व करते थे, उनको बर्बाद किया। और जब उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे रिटेलिएट किया, तो उसका लास्ट दिन जो हमने 11 एयरफील्ड्स को बर्बाद किया है, जिसकी आज भी बात होती है, वो एक अलग डायमेंशंस पे आप भारतीय सेना है। मॉडर्नाइजेशन पे देख लीजिए, हमारे जो नेतृत्व में देख लीजिए, हमारी टेक्निक में देख लीजिए, हमारे सामरिक सोच में देख लीजिए, बहुत बड़ा बदलाव जी, आया है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर ने एक जो संदेश दिया है, वो जो एकता, अखंडता का जो संदेश दिया है, जाहिर तौर पर 15 अगस्त की जब हम बात करते हैं तो 1947 से पहले देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान, जो त्याग, जो तपस्या की थी, उसके चलते भारत स्वतंत्र हुआ। और उसके बाद भारत की फौजों ने जिस प्रकार देश की एकता, अखंडता की रक्षा की है, वो अद्भुत है।
उस पर हर देशवासी गर्व करता है और हमेशा करता रहा है। और आपने जो चीन की और जो अलग अलग लड़ाइयों की दास्तान हमें सुनाई, जाहिर तौर पे वो एक प्रेरणा देने का काम करता है इस 15 अगस्त के मौके पर। लेकिन जाहिर सी बात है, जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तो उसका नज़रिया क्या है? जब हम भारत के विकास की यात्रा की बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, संध्या राय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर भारत के विकास की यात्रा को हम देखते हैं तो कई इसमें पड़ाव, कई इसमें कोण नज़र आते हैं, आप कैसे देखती हैं इस यात्रा को? जैसा कि हम सब जानते हैं, हम 78वां आज़ादी का वर्ष पूरा करने की तरफ हैं और 79 आज़ादी के वर्ष में हम प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देती हूं। अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत इस वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। और जैसा कि आपने पूछा आधी आबादी हमारी देश की, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं एक समय था जब नारी शक्ति बड़ी मजबूत थी और आज बीच का जो दौर आया कहीं ना कहीं नारी शक्ति कमज़ोर थी। लेकिन देश के आज़ादी के बाद लगातार हमने देखा, आज की अगर बात करें, जो समय चल रहा है विकसित भारत का अमृतकाल, और लगातार अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो आज हम कह सकते हैं कि देश में महिलाओं की जो भूमिका है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां नहीं है। आज हम अगर राजनीतिक क्षेत्र में हम देखें तो मैं जिस क्षेत्र से हूं, एक मध्य प्रदेश का चंबल शहर, जो कुछ समय पहले बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उस क्षेत्र का पूरा परिदृश्य बदला, विकास के क्षेत्र में अग्रणी है और वहाँ से हमारी महिला शक्ति कई नेतृत्व भी कर रही हैं, उसी में मैं भी हूँ एक। और लगातार अगर हम बात करें महिलाओं की, तो आज राजनीतिक क्षेत्र में भी लगातार नगरीय निकायों में 50% हर जगह आरक्षण दे रखा है बहनों को, जिसके तहत आज अगर हम जिला पंचायत हों, आधी आबादी हमारी ज़िले की जिला पंचायत बहनें हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जनपद की अध्यक्ष हैं, ऐसे ही तमाम सदस्य हैं, पार्षदगण हैं और कई हमारी बहनें आज लगातार प्रदेशों में विधायक भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। महिला शक्ति हमारी वित्त मंत्री जी, आज हम देश को जिस प्रगति और पायदान पर आज पहुँचे हैं, तो आज हम देख सकते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में लगातार, और यशस्वी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने 11 वर्ष की उपलब्धियां देखी और लगातार जो नारी शक्ति वंदन जैसे बिल को उन्होंने पारित किया, जिसके कारण आने वाले समय में जब भी महिलाओं को सीटें सुरक्षित कर दी जाएंगी तो हमारी कई आधी आबादी हमारी नारी शक्ति आगे चलकर राजनीतिक क्षेत्रों में बड़े बड़े फील्डों में वो अपना निर्णय लेंगी और देश की जो आज प्रगति क्षेत्र है उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगी। और जिस तरह हम आज देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभियान एक तरह से मातृशक्ति को समर्पित किया, एक महिलाओं में, पूरी देश की महिलाओं में एक गौरव प्राप्त है कि आज हमारी नारी इस दूरी तक पहुंची है कि देश की सारे सिंदूर अभियान जैसे मिशन को उन्होंने सफल बनाया। तो कहीं ना कहीं पूरे देश की आधी आबादी उत्साहित है, गौरवान्वित हुई है। निश्चित तौर पर आज बहनें, ऐसा कोई फील्ड नहीं है, चाहे हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, आज हर फील्ड में हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। चाहे हम ऋण देकर बहनों को उद्यमी बनाना, आज अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हमारे कई ऐसे समूह हैं, करोड़ों की संख्या में आज हमारी बहनें छोटे छोटे समूहों के माध्यम से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और एक समूह के माध्यम से खुद तो संबल और सशक्तिकरण अपने परिवार का कर ही रही हैं, अपना भी कर रही हैं और अपने साथ कई बहनों को जोड़कर ऐसी प्रमुख छोटी छोटी चीज़ें कर रही हैं, जिसके कारण आज वो विकास की धारा से जुड़ रही हैं। और अधिकतर मैं देखती हूँ, मैं जिस क्षेत्र से हूँ, मेरा क्षेत्र पूरा ग्रामीण अंचल है। आज मैं कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, हम पंचायतों की बात करें, पंचायतों में भी आज हमारी बहनें सरपंच भी हैं और लगातार उस फील्ड में भी काम कर रही हैं और घरों से आज हमारी बहनें निकल कर वो अपने रोजगार में भी अपनी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, अगर देश को प्रगति की राह पर ले जाना है तो हमें लोकल फॉर वोकल, लोकल के हमारे जो आयाम हैं, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं बंद हो गए, उनको चालू कर उनको और प्रगति से उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार मातृशक्ति को भी जोड़ते हुए, क्योंकि अगर भारत विकसित होता है तो उसमें निश्चित तौर पर हमारी देश की आधी आबादी की भूमिका कहाँ पर है, इसको भी मुख्य बिंदु से देखना पड़ेगा। और लगातार जैसा कि एक छोटा विषय शौचालय, लेकिन एक समय था जब हमारी बहनें मातृशक्ति बाहर सोच के लिए जाती थी, लेकिन आज हम कह सकते हैं करोड़ों की संख्या में आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय दिए, आज हमारी बहनों को आवाज़ देने का काम किया। 4 करोड़
बहनों को आवास, प्रधानमंत्री पीएम आवास देकर जोड़ा। आज जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां हम देखते थे एक समय सड़कें नहीं थी, लेकिन मैं याद करूंगी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने पंचायतों को जोड़ा। क्योंकि अगर पंचायतों का, गाँव का हमें विकास करना है, जैसा कि भैया दिलीप जी ने कहा कि देश की आधी आबादी गाँव में रहती है, हमारा देश 70% कृषि आधारित है, तो कहीं ना कहीं वो छूटा हुआ था। लेकिन आज पीएम रोड से आज हमारे वो सारे गांव, कस्बे, मजरे, टोले आज प्रधानमंत्री रोड से जोड़ने के कारण आज वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, आज हर तरह की सारी चीज़ें वहाँ पहुँच रही हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जी बिल्कुल संध्या जी, अगर हम बात 1947 से लेकर 2025 में जब हम स्वतंत्रता दिवस अपना मना रहे हैं, तो देखें तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो समाज के हर क्षेत्र में बढ़ी है। बात चाहे राजनीति की हो, या बात आर्थिक क्षेत्र की हो, सामाजिक क्षेत्र की हो, या बात और दूसरे उद्योग जगत की हो, महिलाओं की भागीदारी समाज के हर क्षेत्र में बढ़ी है। देश के लिए ये उपलब्धि की एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात आती है आर्थिक जगत की, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके क्या मायने हैं। क्योंकि भारत ने जो विकास की यात्रा की है उसमें मुद्दा गरीबी का भी है, और देश की सबसे बड़ी जो तीव्र गति से बढ़ती हमारी अर्थव्यवस्था है उसका मुद्दा भी है। सचिन जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आर्थिक मुद्दा जो है, जो आर्थिक विकास यात्रा है, उसको आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद मनोज जी। आपको, आप सभी को और देशवासियों को आज़ादी के 78 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। यदि आप सिंहावलोकन जिसको बोलते हैं, पीछे मुड़ के देखना कि हम लोगों ने क्या क्या कमाया है, क्या क्या हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम लोग एक सशक्त प्रजातंत्र हैं जी। और डेमोक्रेसी होने का एक मेजर फ़ायदा जो होता है कि देश की सारी जनता जो आर्थिक ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसमें पार्टिसिपेंट रहती है। दूसरी चीज़, दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज़ में हम लोग शामिल हो चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी एक चौथी इकोनॉमी है, और हाल ही में मेरे ख्याल से हम लोग जल्दी ही तीसरी टॉप 3rd इकोनॉमी बनने जाएंगे। और उसमें हम लोगों की चुनौती जो है वो यूएसए और चाइना जैसे महान इकोनॉमीज़ के साथ है। और यूरोप में जो बसी हुई बाकी सारी अर्थव्यवस्था यदि आप देखेंगे, जिसमें जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इनके साथ हम लोगों ने टक्कर देते हुए तीसरे नंबर पे जाने का जो एक तरह से हम लोगों ने जो अचीवमेंट की है वो बहुत सराहनीय है। अब इसके यदि पहलू देखे जाए अलग अलग, तो मेरे ख्याल से सबसे पहला पहलू तो ये है कि फूड एंड एग्रीकल्चर में हम लोगों ने जो सेल्फ रिलायंस डेवलप किया, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का और वाइट रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी आबादी वाले किसी देश ने अपनी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। हम लोगों को इसके बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती है। कई सारे देश साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे जिनको बेसिक फूड ग्रेन्स भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हम लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है। हम लोग सारा चीज़ खुद कमाते हैं, खुद उगाते हैं, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। इसके अलावा आज़ादी के इनिशियल 2 डिकेड्स में ही आपने देखा होगा कि कोर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो गया। आयरन एंड स्टील हो, सीमेंट हो, इसमें हम लोगों को बाकी देशों से काफ़ी मदद भी मिली है। जर्मनी से मदद मिली है, रूस से मदद मिली है, और उस में हम लोगों ने मेरे ख्याल से जिस तरीके की अपना ढांचा बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का ढांचा बनाया है, वो अतुलनीय है मेरे ख्याल से। और कोई इकोनॉमी इस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर नहीं पाई है। फिर आते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, और यदि आप पिछले 30 साल और उसमें पिछले 11 साल यदि देखेंगे तो रोडवेज, सड़कें, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यदि ये 5 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने जो की हुई उपलब्धियां है उसका मेरे ख्याल से कोई पैरेलल नहीं है इतनी छोटी पीरियड में। मतलब दो डेकेड्स में हम लोगों ने 20 साल में ये सब काम किया हुआ है। 1991 में जो इकोनॉमी को हम लोगों ने ओपन किया
और उसमें मेरे ख्याल से कुछ समय के लिए हम लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जाना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग डटे रहे और हम लोगों ने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा आज हम लोगों को कई पहलुओं में मिल रहा है। मैं 2-4 मिसाल दे देता हूँ आपको। आज के दिन आप यूएसए में भी जाएंगे तो भी हमारे यहाँ पे जैसे यूपीआई से पेमेंट एक टपरी वाला कर सकता है, जो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो स्थिति वहाँ पे नहीं है। आज भी वहाँ पे यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको कैश में खर्चा करना पड़ता है। दुनिया में कई सारे देश जो है वो भारत से यूपीआई टेक्नोलॉजी लेके उसका वापर करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन है, मोबाइल टेलीफोनी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन हो, वो भी मेरे ख्याल से अनपैरेलल्ड है। हम लोगों के यहाँ पे जिस क्वालिटी का और जिस रेट में हमारे मोबाइल फ़ोन में डेटा मिलता है, उसके कारण आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए नागरिकों का जो योगदान होना चाहिए वो बहुत बढ़ गया है। उनको देश के अर्थव्यवस्था के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ मालूम है। एक ज़माना था कि इसके बारे में सिर्फ स्टूडेंट्स को ही मालूम होता था, या तो टीचर्स को मालूम होता था, स्टूडेंट्स को मालूम होता था, ब्यूरोक्रेट्स को मालूम होता था, और पॉलिटिशियंस तो खैर इकोनॉमी में मतलब वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क तो उन्हीं का रहता है उसमें। फिर आप देखिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम लोगों को आज भी बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट जो है बाहर से लाना पड़ता है, लेकिन हम लोग फिर भी 60 से 75% तक सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं। आधार जैसी से उपलब्धि देखिए, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए और एक आइडेंटिटी, इंडियन रेसिडेंट की आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, सिटीजनशिप नहीं लेकिन रेसिडेंट की आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए एक नेशन वाइड 140 करोड़ लोगों की जनता के लिए जो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनवाया है, इसका भी कोई पैरेलल नहीं। बिल्कुल सचिन जी, मैं जानता हूं, क्योंकि आर्थिक उस पर देश के पास उपलब्धि गिनाने को इतनी सारी चीजें हैं। पिछले 1 दशक में देश ने आर्थिक दृष्टि से तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं। डिजिटल इंडिया ने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं और दुनिया को एक प्रेरणा देने का काम किया है, कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए सामाजिक स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन दिलीप जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को, क्योंकि हम भारत के विकास की यात्रा की बात कर रहे हैं, और जब इस यात्रा की बात मैं करता हूं तो इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ठीक है, देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, लेकिन सांस्कृतिक स्वतंत्रता हमें 14 के बाद मिली। वो क्यों मिली, मैं आपसे जानना चाहूंगा। और बात हम देश की एकता अखंडता की करते हैं, तो पिछले दशक में एक महत्वपूर्ण फैसला, जिस पर आज़ादी के समय से ही, आज़ादी के बाद से ही सबको एक उम्मीद थी कि एक दिन आएगा जब 370 से मुक्ति मिलेगी। मैं इन 2 फैसलों के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहता है। देखिए, कोई भी सरकार में जो नेतृत्व देते हैं, वो नेतृत्व का अगर विल पावर, इच्छा शक्ति और निर्णय लेने का जो शक्ति होता है, अगर वो शक्ति सही सोच के आधार पर और भारत के जो परिस्थिति है, भारत के जो इतिहास है, भारत का जो वर्तमान स्थिति है, कुल मिलाकर के सब देखते हुए अगर निर्णय सही होता है तो देश के जनता साथ देता है जी। तो जो निर्णय के लिए लोग तरसते थे कि कब जम्मू कश्मीर से 370 हटेगा, ये उम्मीद बैठा करके लोग सोच रहे थे लोग कि एक दिन ना एक दिन ऐसा आएगा जो भारत में जो कानून चलते हैं, जम्मू कश्मीर में भी वही कानून, एक कानून जो हमने एक जनसंघ के, जो हमारे भारत में जो 1951 में एक राष्ट्रवादी सोच के साथ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ था। भारतीय जनसंघ ने उस समय कहा था 1951 में कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेगा। ये संकल्प था, लेकिन संकल्प को सिद्धि कौन करेगा। एक समय एक अपॉर्चुनिटी के एक तलाश रहे थे और भारत में एक निर्णायक नेतृत्व ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री के रूप में 14 में जब जिम्मेदारी लिया और 20 में 2020 में 19 में कई सारे ऐसे फैसले लिया। उसमें से सबसे बड़ा भारत का यूनिफिकेशन, भारत का एकता अखंडता, भारत का सार्वभौमत्व में सबसे बड़ा जो एक निर्णय लिया वो स्क्रैपिंग ऑफ 370 आर्टिकल 370। ये हुआ एक निर्णायक नेतृत्व का। आज देखिए जम्मू कश्मीर से वो कानून हट गए और देश में एक अलग सा एक वातावरण का महसूस हुआ लोगों को। जी एकता का जो एक सुर में हम गाते थे, जो भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा सपना था वो साकार हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व के आधार उनका फैसलों से। और दूसरा जो हमारा जो सांस्कृतिक जो एकता है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो आपने विषय आपने उल्लेख किया है, भारत का जो मूल जो हमारे जो अभिव्यक्ति मूल जो हमारे परिचय है वो सांस्कृतिक ही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, ये भारत का आत्मा है हमारा। जी केवल भौगोलिक एक सीमा से एक देश को पूर्णता प्राप्ति नहीं होता है। उसमें एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक परंपरा, जो हम बोलते हैं अनेकता में एकता, जी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सांस्कृतिक विरासत है इतना मजबूत है भारत का। आप कहीं पर भी जाइए, कश्मीर जाइए, कन्याकुमारी जाइए, गुजरात जाइए, नागालैंड जाइए, अरुणाचल जाइए, असम जाइए, बिहार जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, केरल जाइए, तमिलनाडु जाइए, काशी तमिल संगम की बात करूं मैं, या बात अयोध्या में राम मंदिर की जाए, इसीलिए ये एकात्मता का जो हुआ, ये राम मंदिर का जो करीब 500 साल का जो संघर्ष था, जिसका समाधान देश के जो मूल समाज चाहते थे, एक समाधान निकले और भगवान श्री रामचंद्र के अपने जन्म स्थान पर, मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हो। ये भारत के सभी जो भारत का तो केवल एक उपासना पद्धति का मैं विषय नहीं बोल रहा हूँ, जो भारत तो एक है, भारत का आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना एक ही है। इसीलिए राम मंदिर का जो निर्माण हो गया है और इस साथ साथ में जो काशी जो हमने ये जो बनारस जो हमने वो फेस्टिवल हमने कराया जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, काशी तमिल संगम, ये संगमम में यही विषय जो आदि शंकराचार्य ने शुरू किया था जी, चार धाम का। तो चार धाम के लोगों को एक भारत का एक जो महसूस, एक भारत, हम एक भारत का महसूस करने के लिए ये काशी तमिल संगमम सबसे बड़ा एक उपलब्धि, और प्रधानमंत्री जी ने इसको खूब बढ़िया तरीका से इसको एक बड़ा मैसेज भारत के हर जनता तक पहुंचाया है। इसीलिए ये जो राष्ट्रवाद का हमारा जो संकल्पना है, इसका आधार ही सांस्कृतिक है जी। हमने कहीं पर भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। भारत ने जो भी पाया है, जो भारत ने जो विश्व को दिया है, वो संस्कृति के माध्यम से और सिविलाइजेशन के माध्यम से ही दिया है। भारत ने कभी किसी से लड़ाई से, किसी को निषेध दिखाने वाला ऐसा कुछ विषय हमने भारत ने सोचा भी नहीं, खाली देने का भारत ने काम किया है। जो हमने अपना एक का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो आधार हम कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब जनता सुखी हो, सभी आत्मा सुख रहे, ये भारत का जाहिर सी बात है। इसीलिए पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंब का संदेश भी भारत देता रहा है। लेकिन हम बात उस सामाजिक समरसता की कर रहे हैं जो कुंभ से निकलता है, जो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उससे निकलता है। संध्या जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि बात हम जब कुंभ की करते हैं या इस तरह के उत्सव की करते हैं जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है, समाज में समरसता का काम किया है, इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? देखिए मनु जी, धन्यवाद। जैसा कि सामाजिक समरसता का विषय आते हैं, तो भी हाल ही में प्रयागराज में कुंभ लगा और वास्तव में हमने देखा वहाँ सभी वर्ग, सभी समुदाय करोड़ों की तादाद में
काफ़ी दिनों तक काफ़ी लंबा कुंभ चला, जिसमें हमें देखने को मिला वहाँ कहीं ऐसा नहीं दिखा हमें कि कौन किस वर्ग का है, कौन ना छोटा ना बड़ा। एक सामाजिक सोच के साथ, एक समरसता के साथ उस भव्य आयोजन को सफलतम उपलब्धि मिली। और मुझे लग रहा है हर व्यक्ति ये चाहता था कि हम जाएं कुंभ में और स्नान करें। और जिन लोगों ने संकल्प लिया होगा निश्चित तौर पर वो गए होंगे, लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों ने नहीं देख पाया होगा। लेकिन अगर जो लोग छूट गए उन्होंने भी सोचा होगा हम क्यों छूट गए। लेकिन करोड़ों की तादाद में वहाँ पर देश की, भारत की जनता ने वहाँ स्नान किया। और वहाँ जब मैं स्वयं भी मैं गई थी तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिला कि वहाँ कोई ऐसा हमें दिखा कि किस जाति का है, किस समाज का है, छोटा है, बड़ा है, या ये अमीर है या गरीब है, हमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। सब एक साथ बड़ी जनसंख्या के साथ वहाँ पर कुंभ में स्नान में भाग लिया। और वहाँ जो हमने एक व्यवस्था देखी, वहाँ हर वर्ग अपने अपने काम में लगा था। वहाँ हमें स्वच्छता अभियान इतना बहुत अच्छा मिला कि वहाँ हमें कहीं गंदगी नज़र नहीं आई। और वहाँ एक जिम्मेदारी के तहत सारी चीज़ों को जोड़ कर रखा था कि कहाँ किसको क्या करना है। तो मैं इतना एक बड़ा आयोजन और इतने संपन्नता के साथ सबको, देश को लेकर चला, वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल। वीके चतुर्वेदी जी, मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि स्वदेशी और रक्षा टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन दिलीप जी, उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि जब हम सामाजिक या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इस देश के योगदान में तमाम सरकारों का योगदान रहा, तमाम दलों का योगदान रहा है। इसी तरह सांस्कृतिक संगठन जो है उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान इस समाज की सांस्कृतिक जो विरासत है हमारी उसको संजोने में रहा है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं, क्योंकि 100 वर्षों की जो यात्रा हम बात करते हैं और उसमें 78 वर्ष जब पूरे भारत की स्वतंत्रता के होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका का भी एक सवाल खड़ा होता है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? आपने सही मनोज जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उल्लेख किया है। जब देश 79th आज़ादी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, यही समय है, इसी समय में भारत का सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका भी 100 वर्ष पूरा हो रहा है। इसलिए संघ ने पूरे देश में संघ शताब्दी के नाम पर कई ऐसे सामाजिक समरसता से लेकर के राष्ट्र का पुनर्निर्माण में कैसे पूरे मूल समाज, पूरे 140 करोड़ भारतीय कैसे भारत को विकसित भारत और एक श्रेष्ठ भारत निर्माण का संकल्प को साकार कर सकते हैं। उसमें व्यक्ति का जो योगदान है, एक व्यक्ति के नाते और एक समाज के नाते, दोनों, एक सामाजिक जागरूकता और सामाजिक संकल्प और व्यक्ति संकल्प, ये दोनों को जोड़ करके संघ ने बहुत सारे अब प्रयास भी किया है पिछले 100 साल में संघ ने। और संघ तो ऐसा एक संगठन है जो प्रसार चाहते नहीं है जी, जैसे जिसको हम प्रसार विमुख भी हम कहते हैं। संघ खाली एकदम लो प्रोफाइल में रहते हुए समाज का जो जोड़ने का काम, समाज का तोड़ने का काम संघ कभी नहीं करते, हमेशा समाज को जोड़ने का काम करते हैं। भारत का जो इतिहास, भारत का जो सभ्यता, भारत का जो हमारे संस्कृति है, उस संस्कृति को कैसे विश्व में इसका प्रभाव और बढ़ा सके। और भारत को जैसे संध्या जी ने बताया है, जो सभी समाज, छोटा बड़ा कोई इशू नहीं है। जो एक समय ऐसा भी था भारत में, अनटचेबिलिटी भी भारत में चलता था, ऐसा भी समय गया है भारत का कुछ कालखंड। इसको भी खत्म करते हुए भारत ने, संघ ने भारत में कोई बड़ा संगठन बनाने का नहीं सोचा है। संघ कभी नहीं बोला जी हम कोई बड़ा संगठन बने। हिंदू समाज को संगठित कर करके हिंदू समाज के माध्यम से देश का पुनरुत्थान हो, जी, भारत पुनः विश्व गुरु बने, ये संघ का मूल सिद्धांत है। और इसीलिए हम भी गर्व करते हैं, हम भी आज संघ के स्वयंसेवक है और प्रधानमंत्री जी भी आज संघ के स्वयंसेवक है। ये सांस्कृतिक एकात्मता ये संघ का मूल विषय है। सांस्कृतिक ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि जब हम बात राष्ट्र निर्माण की करते हैं तब बात यहाँ पर आती है ऐसे संगठनों की जिन्होंने चाहे बात देश की आज़ादी की हो या भारत के विभाजन के समय का दौर हो या फिर उसके बाद 370 मुक्त कश्मीर हो, उसके अभियान की बात हो, आंदोलन की बात हो, या बात अयोध्या में
भारत की राष्ट्रवाद के प्रतीक, संस्कृति के प्रतीक भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को हम भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर देखते हैं, महत्वपूर्ण योगदान के तौर पर देखते हैं। लेकिन वीके चतुर्वेदी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि जब हम भारत की विकास यात्रा की करते हैं, जाहिर सी बात है एक बड़ा बदलाव रक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत इसमें साफ झलकता है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने यह संदेश दुनिया को दे दिया है। मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। आत्मनिर्भरता की तरफ और स्वदेशी की तरफ जो हमने पिछले 10-12 साल में प्रगति की है, ये अभूतपूर्व है। हम लोग शुरुआत से जब देखते थे तो या तो रशियन इक्विपमेंट पे निर्भर थे या कुछ इजराइल से 99 के बाद इक्विपमेंट आया, बीच में कुछ यूरोपियन कंट्रीज से भी लिया है हमने। लेकिन जो भावना आत्मनिर्भरता की तरफ इस वक्त जो हम बढ़ रहे हैं, आप देखिए हम SP गन्स K9 थंडर बड़ौदा में फैक्ट्री लगाई है, हमारी पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत में L&T और टाटा बना रहे हैं, हमारी मिसाइल्स हमारे भारत में बन रही हैं, पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस। इसके अलावा स्वाति, ये ANTPQ-37 वेपन लोकेटिंग रडार जो है, जो अमेरिका ने हमको 12 दिए थे और वो भी बहुत मुश्किल से उनकी मेंटेनेंस हो पाती है। हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों ने भारत में बना के ANTPQ-37 से बेटर वेपन लोकेटिंग रडार आज भारतीय सेना के पास हैं। भारतीय सेना ये सैटेलाइट्स के जो एक अलग फील्ड शुरू हुई है, डायमेंशन शुरू हुई है, उसमें हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा काम किया है। इसी तरह से आज प्राइवेट पार्टनर्स बहुत हमारी व्हीकल्स हैं, हमारे टैंक्स हैं, हमारी गन्स, ATAG एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन्स भारत में भारत फोर्ज और टाटा बनाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है और ये प्रगति की तरफ एक बहुत ही मैं कहूँगा एक अद्भुत कदम है, जिसमें एक तो हमको अपने ऊपर गर्व है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, विश्वास आया हमारे इक्विपमेंट के कि हम ये कर सकते हैं। और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, हमारी मिसाइल्स, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम ने किस एक्यूरेसी के साथ भारत पाकिस्तान के ठिकानों को और मिलिट्री टारगेट्स को, आतंकवादी शिविरों को बर्बाद किया, हमारे आर्टिलरी इक्विपमेंट ने किस तरह से बर्बाद किया है। और इसके अलावा हमारा एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो कि भारत में डेवलप था, आकाश, उसने इतना अच्छा काम किया है। ये सब एक हम लोगों को यश और कीर्ति के उच्च शिखर पर लेके गए हैं। और भारत के हर सैनिक को और भारतवासियों को जो भारत की अपनी चीज़ है, अपने स्वदेशी बनी हुई चीज़ है, उस पे जो गौरव और हमको एक सम्मान विश्व में मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। पूरा विश्व देखता है भारत की तरफ। भारत फिलीपींस को और विदेशों में अपने इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सब एक अद्भुत प्रगति है और इस देश को मैं एक वेटरन की तौर पे आज समझता हूँ कि बहुत हर भारतीय को इस पे बहुत गर्व है। एज़ फार एज अगर वर्ल्ड के सिनारियो में देखिए तो आपको रशिया यूक्रेन समझ सकते हैं कि उससे कितना, यूक्रेन के पास आज कुछ भी नहीं है क्योंकि उसको आत्मनिर्भरता नहीं है। वो खुद अपने ऊपर, वहाँ पे यूक्रेन में कुछ भी नहीं बनता, ना एम्यूनिशन बन रहा है, ना टैंक बन रहे हैं, ना एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, वो दूसरों पे निर्भर है और इसीलिए उसकी आज कितनी दुर्दशा हो रही है। ये जो बदलाव हमारी सोच में, हमारे मिलिट्री लीडरशिप में, नहीं तो एक समय ऐसा था कि जब हम लोग सब वही सोचते थे कि स्वीडन अच्छी बनाता है, अमेरिका अच्छी बनाता है या रशिया से। आज हमारे को अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर अपनी जो भारतीय हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं वो विश्व में आज एक अलग स्तर की हैं और उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। एक सवाल मेरा आपसे और है, जी। जब हम विकास की यात्रा की बात करते हैं तो आतंकवाद का मुद्दा और नक्सलवाद का मुद्दा, ये दो बड़े मुद्दे
बड़ी चुनौतियां थी देश के सामने। आतंकवाद लगभग सिमट गया है या कहूँ खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत कश्मीर में कभी कभार सुनने को मिलता है, नक्सलवाद भी दम तोड़ रहा है। इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? नक्सलवाद बेसिकली ये पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का मुद्दा है और इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से ये देखा जाता है। लेकिन जो बॉर्डर एरियाज के जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है और जेएनके में है, वो आर्म फोर्सेस के उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी आती है। एज फार एज आतंकवाद, आपने खुद कहा कि तकरीबन ख़त्म है। आतंकवाद बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो फंड सपोर्ट उनको मिलता है और एक किसी देश से उनको सब कुछ ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, ये सब मिलता है। तो वो चीज़ें हमने ख़त्म करनी है। हमने पाकिस्तान जो हमारा नेबर है, वो आतंकवाद का बेसिकली एक हब है जहाँ से ये सब कुछ, वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है, वहाँ पे कुछ फौज के पूर्व सैनिक वहाँ पे आतंकवादी के तौर पे भेजे जाते हैं। उसको आइसोलेट करना है वर्ल्ड में और उनकी फंडिंग बिल्कुल ख़त्म करनी है, जो इस पिछले 4-5 साल में तो बहुत ही इफ़ेक्टिव तौर पे, प्रभावशाली तरीके से हुई है। और नक्सलवाद भी तकरीबन मैं समझता हूँ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी तक करीब है। और जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगले साल तक हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होगा। और डेवलपमेंट इन नक्सल एरियाज़ में, आज बीजापुर छत्तीसगढ़ में आप देखिए किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स बन रही हैं वहाँ पे, रेलवे लाइन वगैरह। पहले किसी समय था जबकि हम लोग वहाँ जाते भी नहीं थे, हमारा प्रशासनिक तंत्र जो था वहाँ पे जाता नहीं था। आज सब जगह हमारी पुलिस जा रही है, हमारे प्रशासनिक तंत्र जा रहा है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स जा रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव, बिल्कुल एक बड़ा बदलाव है इस यात्रा में। जो स्वतंत्रता दिवस की 78 वर्षों की जो यात्रा हमारी रही है, उसमें नक्सलवाद दम तोड़ रहा है और नक्सलवादी क्षेत्रों में अब विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर आम आदमी तक पहुंच रही हैं। इसी प्रकार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत अब आतंकवादियों को घुस के मारता है, यह संदेश पूरी दुनिया को भारत ने दिया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है सचिन जी, क्योंकि बात हम टेक्नोलॉजी की करते हैं, टेक्नोलॉजी में भारत ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि G20 भारत में हुआ इस दौरान, अगर इसकी मैं बात करूं तो भारत की टेक्नोलॉजी की गूंज, भारत की G20 की बात, चर्चा G20 में भी हुई। आप कैसे देखते हैं इसको? मनोज जी, यदि आप देखेंगे तो 1980 का जो दशक था, उसमें लोगों के पास घर में टेलीफोन नहीं थे। कई जगह पे 10 साल वेट करना पड़ता था आपके घर में टेलीफोन लगे इसलिए। दुनिया में उस वक्त कंप्यूटर बनना शुरू हुआ था, लेकिन भारत में कंप्यूटर अपने नाम से प्रेजेंट नहीं था, दिखाई नहीं पड़ता था। 1991 में जो इकोनॉमी ओपन कर दी गई और टेलीकॉम मिशन जैसी कई सारी अलग अलग एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए, उसके कारण 3 एरियाज में भारत ने बहुत इम्पोर्टेंट तरक्की की है। पहला है टेलीकम्युनिकेशन। जी, भारत जैसे एक सब कॉन्टिनेंटल साइज के देश में जिस तरीके का टेलीकम्युनिकेशन अवेलेबल है, उपलब्ध है, और वो सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए है, बिजनेस के लिए है, एजुकेशन के लिए है। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायबिलिटी आज के दिन में अवेलेबल है, वो शायद ही भारत से कंपेरेबल किसी देश में अवेलेबल है। साउथ एशिया में यदि आप देखेंगे तो साउथ एशिया में 5 जो देश है, उनमें से कोई भी देश इतनी अच्छी उपलब्धियाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। तो पहला तो हुआ टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि हम लोगों ने सिर्फ टेक्नोलॉजी संपादन ही नहीं की, लोगों से ली, उसको आत्मसात किया, उसको बढ़ाया, और आज के दिन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों के जो सीईओज है, वो हम लोगों की होम ग्रोन टैलेंट है। जी, मतलब इंडिया हैज बिकम अ सोर्स ऑफ टैलेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। तो मतलब लेट्स से एजुकेशन या स्किल सेट पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में जो टेक्नोलॉजिकल स्किल सेट अवेलेबल है, ये सबसे बड़ा पूल है वर्ल्ड वाइड पूल में से।
तीसरी चीज मैं जो कहूंगा वो है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर बाय इटसेल्फ तो उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में और आजकल के ज़माने में जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं उसमें जिस तरीके से भारत में टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हो रहा है, वो स्पेस में हो, सिविल एविएशन में हो, डिफेंस में हो, एजुकेशन में हो, जिस तरीके का एप्लीकेशन हो रहा है और जिस तरीके का पार्टिसिपेशन है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन है, ये एक अपने में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के दिन एक गरीब बेचारा रिक्शा चलाने वाला जो है उसके पास भी एक स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन में जब भी रिक्शा नहीं चलाता है तो रील्स देखता है, और रील्स में जरूर कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेटेड रील्स देखता है, ताकि मतलब हम लोगों ने एक्चुअली टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया है जी। तो मेरे ख्याल से ये 3 उपलब्धियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और 75 साल के 78 साल के कालावधि में इतनी ऊंची भरारी लेना, इतना ऊंचा ये पहुंच जाना, ये अपने में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, लेकिन अगर मैं देश के बुनियादी ढांचे की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं करूं, तो बात चाहे रेलवे की हो या रोड ट्रांसपोर्ट की हो, एक बड़ा बदलाव पिछले 1 दशक में देखने को मिल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य की जब हम बात करते हैं, विजन की जब हम बात करते हैं, तो उसका एक आधार जो है वो हमारे इस बुनियादी ढांचे पर टिका हुआ है। क्या इससे आप सहमत हैं? कैसे देखते हैं इस मुद्दे को आप? नहीं, मैं एकदम सहमत हूं आपसे, उसमें कोई डाउट नहीं है। यदि आप रोड और रेल ये 2 सेक्टर्स देखेंगे, भारत एक बहुत बड़ा देश है, सब कॉन्टिनेंटल साइज का देश है, और इसमें लेबर मोबिलिटी, एक जगह से दूसरे जगह वर्कमैन को आना जाना, और वो सारे स्किल लेवल्स पे, बेसिक स्किल लेवल से हो या मैनेजरियल लेवल पे हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, सीईओ लेवल पे हो, आने जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है। जी। पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए सप्लाई चेन इंटैक्ट रख के रिलायबल रहने के लिए ट्रांसपोर्टेशन रोड का और रेल का बहुत जरूरी है। और मैं कभी भी रोड और रेल को अलग अलग मानता नहीं हूं। रोड और रेल दोनों इकट्ठा चलेगी तो देश का कल्याण होगा। आदरणीय वाजपेयी जी के समय में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई, और उन्होंने जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल रोड बनाया, उसी का अनुकरण रेल ने करके 2006 में रेल ने भी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल लाया और उसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया। अभी वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुंबई दिल्ली को और दिल्ली कलकत्ते को कनेक्ट करता है, लेकिन उसकी जब चारों भुजाएं बन जाएगी और उसके जब डायगोनल्स बन जाएंगे, जैसे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के रूट जब बन जाएंगे, तो भारतीय रेल इतनी रिलायबल बनेगी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोगों की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इससे कम हो जाएगी। इसके कारण हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का जो राष्ट्रीय एक गोल है, वो अचीव होने में हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि हम लोगों का एक्सपोर्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जो जा रहा है, उसमें भी जैसे जैसे हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी, वैसे वैसे हम लोगों की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और हम लोग अपने देश में बना हुआ माल बाहर देश में बेच सकेंगे। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का और पर्टिकुलरली एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का जो भारत ने जो मिसाल दिया हुआ है, वो सराहनीय है और मेरे ख्याल से अतुल है। जी, जाहिर सी बात है, इसीलिए हम बात विकसित भारत की तरफ कर रहे हैं। विकसित भारत का जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, दिलीप जी, क्योंकि इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में अभी भी कई चुनौतियां ऐसी हैं जिनमें भारत का योगदान एक महत्वपूर्ण है। भारत तेजी से आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। इस विजन को आप कैसे देखते हैं? क्या चुनौती हैं आगे की, और क्या आप लक्ष्य देख रहे हैं आगे के? देखिए, कुछ लक्ष्य प्राप्ति का जो हमारा जो हमने रोड मैप बनाया है, उसमें काफ़ी सारे, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया है, ये एक सभी, जैसे हमने एक लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अलग अलग हमारे जो कन्वर्जेंस हुआ है, अलग अलग स्कीमों को रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए हमने, जैसे गति शक्ति का हमने एक नया प्रयोग हमने भारत में शुरू किया है। इसी गति को प्राप्त करने के लिए कुछ हमारे पास चैलेंजेस था, लेकिन उस चैलेंजेस को जब हम मिल गए, 3-4 डिपार्टमेंट, 5-6 डिपार्टमेंट जब मिल गए,
तो हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमको बहुत सारे जो कठिनाई का सामना करना पड़ता था पहले, उस कठिनाई को अभी सहज रूप से हम उस कठिनाई के बावजूद भी हम अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ रहा है। तो विकास के दृष्टि से जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, इसके लिए कुछ चैलेंजेस जरूर है। उस चैलेंजेस में एक तो हमारे ग्रामीण अर्थनीति को और ज़्यादा मजबूत करने का आवश्यकता रहेगा। एक रूरल इकोनॉमी को और ज़्यादा उसको थ्रस्ट हमको और देना पड़ेगा। हमने दिया है, लेकिन उसमें एक इंक्लूसिवनेस, जो हम एक इंक्लूसिव इकोनॉमी का बात कर रहा है, आज सर्कुलर इकोनॉमी का बात हो रहा है। ये कुछ सभी जो नया नया कंसेप्ट जो आई है, उसमें हमारे भारत जैसे इतना बड़ा विशाल देश है, 140 करोड़ और दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेस कंट्री है, इतना बड़ा देश में जहाँ पर हमारे जो स्किल वर्कफोर्स है उसका भी अभी भी अभाव है। ये स्किल वर्कफोर्स को हमको आगे बढ़ाने के लिए एक टाइमलाइन के साथ, टारगेट के साथ हमको आगे बढ़ना है। ये हमारे लिए एक चैलेंज है। लेकिन देखिए आप, अगर जब 500 यूनिवर्सिटी था, आज करीब 1500 यूनिवर्सिटी हो गया भारत में। जहाँ पर 54,000 मेडिकल स्टूडेंट्स निकलता था, आज 1,20,000 मेडिकल स्टूडेंट्स निकल रहे हैं पूरे देश भर में। तो हमने पिछले 10-11 साल में हमने एक लक्ष्य के साथ, इसीलिए जो एक सामग्रिक जो एक हमारा उपलब्धि का जो संकल्पना को सिद्धि में बदलने का जब विषय आता है, तो उस समय कुछ सामूहिक लक्ष्य के साथ उसको हम स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ने का एक पक्की योजना का जरूरत पड़ता है। जैसे आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जी आज भारत का स्थान 34th है। यही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कुछ साल पहले तक 84 में था। 84 से 34 तक आना, 50 देश को छोड़ करके आगे बढ़ के आज 34 स्थान में पहुंचना, तो उसमें भी हमने एक बड़ा जो हमने को सफलता मिला है। आज यूपीआई एक सबसे बड़ा एक स्कीम जो हमने डायरेक्ट जो हमने यूनिफाइड जो हमारा स्कीम है वो है। फिर डीबीटी, आज देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जी, इतना आज 34 लाख करोड़ रुपीस आज डीबीटी के माध्यम से हमने आज डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाता में पहुंचाने का जो काम किया है, जिसमें बिचौलियों का धंधा खत्म हो गया है, जिसमें कमीशन खोरों का धंधा खत्म हो गया है, करप्शन अभी बहुत तीव्र गति से आज डिक्रीज हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के एक ट्रांसफॉर्मेटिव जो हमने एजेंडा हमारे साथ में है, ये जो मोदी जी ने इसलिए इसको परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इसको संज्ञा दिया है। तो इसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंडिया का साथ जो हमने संकल्पना दिया है, जरूर भारत इस गति से अगर सभी भारतीय संकल्प इस संकल्प के साथ चलते हैं तो 2047 नहीं, उसके पहले ही भारत विश्व गुरु बन सकते हैं। अब भारत का विश्व गुरु बनने का जो स्वर्णिम समय है वो पिछले 10 साल से ही हमने शुरू हो गया है। इसलिए हमारा पूरा विश्वास है, विश्वास के साथ आगे बढ़े, एकजुट होकर के आगे बढ़े, एक भारतीय होकर के सब एक भारत के हम सब नागरिक है। हमारा लक्ष्य 2047 बिल मतलब है तो है, लेकिन इससे पहले ही भारत को विकसित जाहिर सी बात है, भारतीयता का संदेश आपने दिया इन शब्दों के साथ। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दो बातें संध्या जी साफ तौर पर हाल ही में कहीं, एक भारत को स्वदेशी का संकल्प लेना होगा हर भारतवासी को, और दूसरा भारत अपने किसानों और खेती के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये दुनिया को संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मेरा आखिरी सवाल आपसे, विकसित भारत के लक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो आप कैसे देखती हैं आगे की राह को? जी मनोज जी, जैसा कि बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमें भारत को 2047 तक विकसित बनाना है। तो जैसा कि इस विकास योजना में 4 स्तंभ को जोड़ा है, चाहे हम युवा शक्ति की बात करें, उनको हम रोजगार देने का, उनको उद्यमी बनाने का, दूसरा हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं को और आत्मनिर्भरता के रूप में आगे बढ़ाते हुए उनको रोजगार देने, लगातार उनके लिए विभिन्न आयाम, एक उज्ज्वला गैस, किसी दिन ऐसा समय था कि जब महिलाएं घरों में चूल्हे पर काम करती थीं, लेकिन आज करोड़ों बहनों को उज्ज्वला देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। अगर हम कृषि क्षेत्र में बात करें तो किसानों को उनकी खेती को
मुनाफे में जोड़ते हुए उनकी आय को दुगुना करना, चौगुना करना और नई नई तकनीकी क्षेत्र से किसानों को जोड़ने का काम हो। चौथा पिलर है हमारा गरीब वर्ग। आज हम कह सकते हैं कि भारत की 25 करोड़ आबादी को गरीबी से ऊपर उठाकर आज उनको सम्मान देने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने किया है। तो हम कह सकते हैं इन 4 पिलरों पर पूरा हमारा भारत की अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें उनका जब इनका विकास होगा तो निश्चित तौर पर भारत का विकास होगा। आज हमारा हम कह सकते हैं जब तक हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर किसान, हमारा गरीब, हमारा युवा और हमारी मातृशक्ति बहनें, जब तक उन सब का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। और जहाँ तक हम कह सकते हैं, दिलीप भैया ने कहा है कि विकास बहुत हद तक नीचे तक पहुँचा भी है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। लगातार तेज़ गति से हम विकास की ओर अग्रसर हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं इस फील्ड में जो हमें आगे चलकर उनको लक्ष्य की तरफ हासिल करना है। तो बिल्कुल इसी संदेश के साथ कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत बनेगा, और जब भारत विकसित होगा तो निश्चित तौर पर सारे स्टेट विकसित होंगे, पूरे गांव, पूरी पंचायतें विकसित होंगी और उसी में सभी समाज का, सभी वर्गों का विकास होगा। उसी का संकल्प लेते हुए हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि अभी हमारी जो देश की आर्थिक शक्ति है वो कहीं ना कहीं चौथे नंबर पर है और आने वाले समय में हम तीसरी शक्ति उभर कर भारत आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर इसी संकल्प के साथ हम सब काम करेंगे। जाहिर सी बात है, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सब संकल्प लेते हैं विकसित भारत में अपने अपने योगदान का, हर स्तर में, जो भी जिस क्षेत्र में है। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का, और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।